अस्सलाम वालेकुम। वेनेज़ुएला, अगर इस कंट्री को हम नक्शे पर देखें तो हम ये जान पाएंगे कि ये कंट्री वेनेज़ुएला अपना बॉर्डर शेयर करता है ब्राज़ील के साथ, गयाना के साथ और कोलंबिया के साथ। पर ये अपना लंबा बॉर्डर शेयर करता है कोलंबिया के साथ, जो कि है तकरीबन 2219 किलोमीटर। और जाहिर है दूसरी तरफ से इसको समंदर लगता है, यानी कि कैरिबियन सी। अब असल में ये है अटलांटिक ओशियन का ही पानी, पर ये एक छोटे हिस्से को नाम दे दिया गया है कैरिबियन सी। अब इस कंट्री के अपने 300 के करीब आइलैंड्स भी हैं, मतलब जजीरे वगैरह। दुनिया में पहले नंबर पर वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, मतलब काफी सारा तेल है इनके पास। और अगर किसी को नहीं भी पता था तो अब तक तो खैर सबको पता चल ही चुका है, और अगर फिर भी नहीं तो आप न्यूज़ सुना करो। तो खैर इसके पास सिर्फ ऑयल रिजर्व ही नहीं है, इसके अलावा दुनिया में 8वें नंबर पर इसके पास नेचुरल गैस रिजर्व्स भी मौजूद हैं। ये बात तो ठीक है, कुदरत ने इस कंट्री को ऑयल यानी कि तेल के हवाले से और गैस के हवाले से काफी नवाजा है। इस कंट्री को लैंड ऑफ लाइटनिंग भी कहा जाता है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ना कि आसमानी बिजली गिरती है, और इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। मतलब आसमान से जो बादलों की बिजली वगैरह होती है वो जब गिरे तो इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। अब यहाँ इस कंट्री में वेनेजुएला में हमें ये अक्सर ही देखने को मिलती है, पर जाहिर है इसके लिए हमें वहां पर जाना पड़ेगा। और जाहिर है ये कुदरती फेनोमेना है और इसको बोला जाता है कैटाटोम्बो लाइटनिंग। और ये कैटाटोम्बो लाइटनिंग मतलब ये लाइटनिंग स्ट्राइक होती है लेक मेराकाइबो के पास। अब ये असल में वेनेजुएला में एक झील है, लेक मेराकाइबो, और ये माना जाता है कि ये भी काफी पुरानी है, मतलब तकरीबन 8 से 20 से 40 मिलियन साल पुरानी। वेनेजुएला में काफी मुख्तलिफ किस्म के लैंडस्केप्स पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर मुख्तलिफ जंगलात पाए जाते हैं, जैसा कि रिच ग्रीन फॉरेस्ट, क्लाउड फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट। अब ये होते सारे जंगलात ही है, बस थोड़ा बहुत इनके नामों में फ़र्क होता है, क्योंकि इन जंगलात में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है आपस में, तो फिर उस हिसाब से इन जंगलात को नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ वेनेजुएला कंट्री में एक काफ़ी मशहूर पहाड़ी सिलसिला भी है जिसको बोला जाता है एंडीज माउंटेन्स, और ये तकरीबन खींचा जाता है कोलंबिया के बॉर्डर तक। मतलब ये कोलंबिया और वेनेजुएला इन दोनों के बीच फैला हुआ है। अब जैसा कि इस कंट्री में मुख्तलिफ किस्म के जंगलात हैं, इसी तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। मतलब यहाँ पे हमें जैगुआर्स देखने को मिल जाएंगे, स्लॉथ ये भी एक एनिमल ही होता है, और इसके अलावा पॉइजनस डार्ट फ्रॉग भी इस कंट्री में काफ़ी पाया जाता है। ये एक मेंढक की किस्म होती है और ये मेंढक काफ़ी जहरीला होता है। और अगर हम एंडीज माउंटेन्स की बात करें जो काफ़ी फेमस पहाड़ी सिलसिला है, तो यहाँ पर हमें एक एंडेन बियर मिल जाता है। अब ये इस रीछ का नाम है या एक रीछ की किस्म है। अगर हम इसके समंदर कैरिबियन सी मतलब पानी के अंदर की बात करें तो यहाँ पर भी हमें सी टर्टल्स देखने को मिल जाएंगे, मैनग्रोव्स देखने को मिल जाएंगी। अब मैनग्रोव्स क्या होता है? अब ये एक किस्म की ना श्रब्स होती हैं, मतलब झाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो पानी के अंदर होती हैं, और ये काफी गाढ़ी होती हैं, डेंस होती हैं। तो यहाँ पर जो मेरीन लाइफ होती है ना, मतलब जो समंदर में रहने वाली मछलियाँ वगैरह होती हैं या जानवर, मतलब ऑर्गेनिजम्स, तो वो इन श्रब्स यानी कि मैनग्रोव्स में, इन झाड़ियों में अपना घर बनाते हैं। एक किस्म का ये उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है, ऐसे एनिमल्स जो पानी में होते हैं। और इन्हीं के समंदर में हमें कोरल रीफ भी देखने को मिल जाएगा। अब ये कोरल रीफ क्या है तो मैं आपको आसान तरीके से ये बता देता हूँ कि ये एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है और ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। तो ये भी इनके समंदर में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम रेप्टाइल्स में देखें तो हमें मगरमच्छ की काफ़ी इकसाम मिल जाएंगी, इगुआना भी देखने को मिल जाएगी। इगुआना असल में एक छिपकली की किस्म होती है। इसके अलावा स्नेक मिल जाएगा, मतलब एनाकोंडा। परिंदों की बात की जाए तो यहाँ पर हमें ऑस्प्रे देखने को मिल जाएगा। वैसे ऑस्प्रे पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको इस वीडियो के एंड पर भी मिल जाएगी। किंगफिशर ये भी बर्ड की किस्म होती है, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। या स्कारलेट आइबिस ये भी एक बर्ड है। और इसके अलावा हॉटसिन बर्ड, ये सब परिंदों की इकसाम इस कंट्री में पाई जाती हैं। ओरिनोको रिवर, अब ये एक असल में वेनेजुएला में रिवर है। यहाँ पर हमें एक खास किस्म की मछली देखने को मिल जाती है और इसको बोलते हैं पिंक रिवर डॉल्फिन। तो मतलब है कहने का गुलाबी रंग की डॉल्फिन। तो ये भी इसी कंट्री में हमें देखने को मिलती है। और वैसे भी इस फिश की काफी प्लेफुल नेचर होती है, मतलब खेल कूद वाली। और अब रोडेंट्स या हम इनको रोडेंशिया भी कहते हैं, इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी के लिए मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कुतरने वाले होते हैं, जिसमें गुलहरियाँ आ जाती हैं या चूहे वगैरह आ जाते हैं। और एक खास किस्म का रोडेंट्स जिसे बोलते हैं कैपिबारा, ये काफी बड़े साइज का होता है, तो वो भी इस कंट्री में हमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये कैपिबारा
इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इस कंट्री में बेसबॉल, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल इन खेलों को काफ़ी शौक से खेला जाता है। अगर हम वेनेजुएला के म्यूज़िक की बात करें तो ये इस किस्म का मिक्सचर ही है अफ्रीकन म्यूज़िक और स्पेनिश म्यूज़िक का। अब यहाँ का एक नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो, और इसको बोलते हैं क्वाट्रो। और इसमें 4 स्ट्रिंग्स होते हैं, मतलब वो जो तारें होती हैं ना इस गिटार की, वो 4 होती हैं। तो ये इस कंट्री का एक नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम बात करें वेनेजुएला कंट्री के एक नेशनल डांस की, तो यहाँ पर डांस होता है एक खास किस्म का, जिसको हम बोलेंगे वाल्ट्ज लाइक डांस होता है। अब असल में ये होता है जोरोपो डांस। इसमें ये होता है कि ये गोल गोल घूमते हैं कपल्स। वैसे आप ये जोरोपो डांस या फिर वाल्ट्ज लाइक डांस ये आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हो। तो यहाँ का ये नेशनल डांस माना जाता है। और इसके अलावा सालसा डांस भी। वैसे बाकी आप यूट्यूब पर सर्च करके ये डांस देख सकते हो, सालसा डांस या फिर जोरोपो डांस। बस इसमें कपल्स घूमते हैं खास तरीके से। अगर हम खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ज़ाहिर है खाई जाती हैं, पर अगर मैं एक दो आपको बताऊं तो मिसाल के तौर पर एरिपस ये एक डिश का नाम है, और इसमें हमें थिक कॉर्न कॉर्न हम बोलते हैं छली, उसका इस्तेमाल किया जाता है, गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है और चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी काफ़ी शौक से खाया जाता है। एक और डिश की बात की जाए तो ये है पेबिलोन, और इसमें चावलों का इस्तेमाल होता है, काले चनों का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी काफ़ी पसंद किया जाता है। एक और डिश देखें तो ये है हेलाकास, और इसमें इस्तेमाल होता है गोश्त, ऑलिव ऑयल का और कुछ खास किस्म के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से इसको बनाकर खाया जाता है। और अगर हम ड्रिंक की बात करें तो यहाँ पर एक खास किस्म की ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है, चीचा एंडीना। और इस ड्रिंक को बनाया जाता है चावलों से और कॉर्न के आटे से, यानी कि मकई के आटे से और चावलों से इस ड्रिंक को तैयार किया जाता है। इसके अलावा कॉफ़ी को भी काफ़ी शौक से पिया जाता है। वेनेजुएला के लोग चॉकलेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब काफ़ी शौक से खाते हैं, और इसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब वेनेजुएला के पास एक खास किस्म की और भी चीज़ है, मतलब ये जो ख़वातीन होती हैं या औरतें होती हैं, कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है तो एक उसको ताज पहनाया जाता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अवार्ड दिया जाता है या मेडल दिया जाता है। अब असल में ये 4 हैं ऐसे बड़े इवेंट्स जिनको बोलते हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ। तो ये चारों ही वेनेजुएला की फीमेल्स जीत चुकी हैं। और अगर हम बात करें तो मिस यूनिवर्स के 7 टाइटल्स वेनेजुएला ने अपने नाम किए हैं। मिस इंटरनेशनल की बात की जाए तो ये 8 टाइटल अपने नाम किए हैं। मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो ये 6 टाइटल वेनेजुएला ने अपने नाम किए हैं अब तक। और आखिर में मिस अर्थ की बात की जाए तो ये 2 टाइटल अपने नाम कर चुका है वेनेजुएला, या वेनेजुएला की खवातीन। अब यहाँ पर अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें इस कंट्री की, तो भाई वो तो इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना खास नहीं है। तो अब जाहिर है इस ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल बातें हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को अपने लिए कुछ गार्ड्स भी हायर करने पड़ते हैं, मतलब कुछ पुलिस वाले होते हैं ना, उनको अपने लिए भी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, वरना उनको खुद को भी अपने लिए खतरा होता है। तो फिलहाल हम वीडियो में आगे चलते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 में पहले इस कंट्री में अपना पाँव रखा था, और फिर जाहिर है इसको पता चला तो इसने अपने यूरोप जाकर फिर सबको वहां पर बताया। और फिर जाहिर है कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर भी आए इस कंट्री में 1499 में, और इन स्पेनिश लोगों ने इस कंट्री को नाम दिया था वेनेजुएला। और ये वेनेजुएला वर्ड आया है एक इटालियन वर्ड से, यानी कि वेनिजियोला। इस वर्ड से ये आहिस्ता आहिस्ता बन गया वेनेजुएला, और इसका मतलब होता है लिटिल वेनिस। जैसा कि स्पेनिश लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस कंट्री में कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी, मतलब यहाँ पर रहने लग गए। और फिर इस वेनेजुएला कंट्री ने आज़ादी हासिल की थी स्पेन से 1810 में, और अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इस कंट्री का कैपिटल सिटी है कैराकास। इस कंट्री का पूरा नाम है बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। इस कंट्री की करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। मेन रिलीजन की बात की जाए तो वो है क्रिश्चियनिटी। और अब बिल्कुल आखिर में हम वेनेजुएला के झंडे का मतलब भी समझ लेते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं 2 झंडे, अब ये दोनों झंडे ही असल में वेनेजुएला के हैं, पर जो बाएं तरफ हम देख रहे हैं इसके अगर हम ऊपर लेफ्ट साइड पर कोने में देखें तो हमें एक निशान देखने को मिलता है, तो ये है कोट ऑफ आर्म्स। तो ये झंडा इस्तेमाल करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब जो सरकारी लोग होते हैं ना या सरकारी इमारतें होती हैं वो इस झंडे का इस्तेमाल करते हैं, या मिलिट्री वाले करते हैं।
पर जो हम दाएं तरफ देख रहे हैं झंडे को, वहां पर हमें कोने में कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा। मतलब उस झंडे पर जो दाएं तरफ है वहां पर कोट ऑफ आर्म नहीं है। और ये झंडा आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं पब्लिक, वहां की सिविलियन या फिर मर्चेंट नेवी वाले लोग या फिर स्पोर्ट्स वाले लोग जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है इस झंडे का जो दाएं तरफ है। अब हम इनका बाकी मतलब भी समझ लेते हैं, यानी कि कोट ऑफ आर्म्स का मतलब क्या है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें हमें एक देखने को मिलता है व्हीट शील्ड्स, मतलब गंदुम, और ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। और जो वेपन है ये रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को, और घोड़ा रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, मतलब आजादी को ही। अगर हम बाकी रंगों की बात करें तो वो एक जैसा ही है। जैसा कि मिसाल के तौर पर पीला रंग रिप्रेजेंट करता है गोल्ड, सॉइल, एग्रीकल्चर या फिर सनलाइट को। नीले रंग की पट्टी की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करती है समंदर और आसमान को। लाल रंग की पट्टी की बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है वहां के लोगों की बहादुरी, जिन्होंने अपना खून बहाया था इस कंट्री की आजादी के लिए। और अगर हम स्टार्स देखें, तारे, तो वो है 8। 7 तो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी 7 प्रोविंस को, और जो एक है वो रिप्रेजेंट करता है गयाना प्रोविंस को। और यहाँ पर जाते जाते मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अगर हम बात करें ना वेनेजुएला, गयाना, कोलंबिया, इन कंट्रीज की, तो ये किसी जमाने में बहुत पहले एक ही हुआ करते थे। और फिर जाहिर है इनकी बाउंड्रीज बन गई, तो मतलब डिवाइड एंड रूल। तो समझ गए हो ना आप। तो खैर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।